गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेशन थी इसलिए वीडियोस नहीं बना पाई थी। फिर वहाँ से आने के बाद मुझे थोड़ा सा कोल्ड वगैरह हो गया था। अदरवाइज़ मैं 16-17 को फिर से कंटिन्यू करने वाली थी जैसा कि मैंने बोला भी था, बट मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो गया था, फीवरिश थी, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाई। तो आज से हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं और होपफुली सबकी विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई होगी, तो आप लोग भी फ्री रहेंगे वीडियो देखने के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगी एकदम फ्री है, बिकॉज जितना मुझे पता है सीबीएसई ने एग्ज़ाम्स डिक्लेयर कर दिए, अपने एग्ज़ाम्स की डेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। तो आप लोग पढ़ाई में भी लगे होंगे, जिनको एक्चुअल में पढ़ना है वो पढ़ाई में लगे होंगे। तो हम लोग हमारे टॉपिक की बात करते हैं। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम लोग दिसंबर एंड तक हमारा सिलेबस कवर कर लेंगे, तो होपफुली हम लोग कर ही लेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। अभी हम लोग हमारा जो सेकंड लास्ट चैप्टर है ना क्लास 11th का, वो कंप्लीट कर रहे हैं, विच इज़ काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस, जो आज स्टार्ट करेंगे और आज ही कंप्लीट भी कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक चैप्टर और रहता है विच इज़ वेव्स एंड ऑसिलेशंस, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है। तो उसमें हम थोड़ा सा टाइम लेके 3 से 4 वीडियोस लेके हम लोग कंप्लीट कर देंगे उस चैप्टर को भी। तो होपफुली सबका वेकेशन अच्छा जाए, सब अच्छे से पढ़ाई करो और हम लोग हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारा चैप्टर विच इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मैंने इसके बारे में कुछ चीज़ें पिछले चैप्टर में बताई थी, लेकिन मैंने उसके साथ में ये भी बोला था कि हम लोग ये आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले, हम लोग ये आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले। फॉर एग्जाम्पल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो उसके लिए मैंने ऐसा बोला था। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखो, हमारा जो पार्ट सेकंड है ना फिजिक्स का क्लास 11th का, तो उसके अंदर हम लोग जो तीनों स्टेट्स है ना, हमारी जो मैटिक स्टेट्स होती है, सबसे पहले हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा। जब हमने इलास्टिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें प्रॉपर हमने सॉलिड्स के बारे में बात करी। फिर हमने बात करी लिक्विड की, हमने बहुत सारे लॉस पढ़े, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी लिक्विड की। फॉर एग्जांपल पास्कल लॉ पढ़ा, हमने बहुत सारे लॉ पढ़े, स्टोक्स लॉ पढ़ा, हमने बियोंसी फोर्सेस पढ़े। वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने पढ़ी लिक्विड के लिए, मेनली लिक्विड के लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, हमारा जो थर्ड है ना वो है गैसेस के लिए, कि गैसेस के लिए हमने जब दो मैटर स्टेट को अच्छे से पढ़ा, तो तीसरी हमारी स्टेट आती है गैसेस। और इस चैप्टर से हमारी वो थर्ड स्टेट स्टार्ट होती है, जहाँ पे हम लोग गैसेस की प्रॉपर्टीज़, उनके जो एलिमेंट्स हैं, उनके जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर स्टार्ट करें हमारा ये चैप्टर, तो वहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक हमको देखने को मिलेगा वो मिलेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर जो गैसेस है, बहुत एक्यूरेटली बोलूँ तो जो आइडियल गैसेस है, आइडियल गैसेस क्या होती है वो हम लोग आगे पढ़ने वाले। एक बार हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और जो आइडियल गैसेस बेसिकली ऐसी गैसेस जो एकदम आइडियल है, जो सारे के सारे जो भी रूल्स वगैरह उसको एकदम एग्जैक्ट फॉलो करती है। हम लोग बोलते हैं ना क्लास में काफ़ी अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं एकदम आइडियल और कुछ होते हैं रियल। आइडियल एंड रियल मैं आपको गैस के पर्सपेक्टिव से समझा रही हूँ। आइडियल स्टूडेंट्स वो होंगे जो टीचर्स की, स्कूल के सारे लॉज फॉलो करेंगे, स्कूल के सारे डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, टीचर्स की एक एक बात सुनेंगे, एकदम आइडियल, ठीक है, जो बकेट गाय होता है ना वैसा। और अगर मैं बात करूँ रियल स्टूडेंट्स की, ठीक है, उसी टाइप से होती है रियल गैसेस, जो टीचर और स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल, स्कूल के जो डिसिप्लिन है, लॉज है, उनको इतना अच्छे से फॉलो नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो हमारे पास दो कैटेगरी से जो लॉज को एकदम अच्छे से फॉलो करे, एकदम स्ट्रिक्टली, और एक है जो थोड़े से डाइवर्ट होते हैं लॉ से। तो उसी टाइप से हमारे पास दो टाइप की गैसेस होगी। एक होगी आइडियल गैसेस, जो जितने भी लॉज है, कौन कौन से लॉज है वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, उनको एकदम अच्छे से फॉलो करिए, उनको हम लोग बोलेंगे आइडियल गैसेस। और हम लोग मेनली जितनी भी स्टडीज़ है ना, अगर मैं बात करूँ इसमें 11th-12th आपके लेवल की, तो वहाँ पे हम लोग मेनली आइडियल गैसेस के बारे में ही पढ़ते हैं। जब हम लोग रियल गैसेस पढ़ते हैं ना, तो बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाती है, इसलिए हम लोग उनको इतना स्टडी नहीं करते। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास कुछ पॉस्टुलेट्स है फॉर आइडियल गैसेस, ये आइडियल गैसेस के लिए एकदम एग्जैक्ट फॉलो करते हैं, रियल गैसेस के लिए कहीं ना कहीं डाइवर्ट करते हैं जो भी हमारे लॉज होंगे उनसे। तो अगर मैं पॉस्टुलेट्स की बात करूँ, इनमें समझने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं, एक बार आप इनको रीड कर लो। अगर मैं सीबीएसई की बात करूँ सिर्फ एग्जाम पैटर्न से, तो आपको याद भी करना पड़ता है कि याद करना पड़ सकता है, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं, बट इनमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ जो हमारी आइडियल गैस की होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक कोई ना कोई कंटेनर है जिसके अंदर हमारी गैस फिल्ड है, कोई भी गैस, ठीक है। हम लोग किसी पर्टिकुलर गैस की बात नहीं कर रहे, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ गैस, ठीक है। और उसके अंदर क्या होगा, गैसेज या फिर कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड बोलो, वो मॉलिक्यूल से बन के बना होता है।
और ये एक बेसिक सी चीज़ आपने पढ़ी होगी कि जब हम लोग गैस की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो थोड़े से एक दूसरे से डिस्टेंस उसमें ज़्यादा होती है, जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है वो बाकी दोनों स्टेट से, अगर मैं लिक्विड की बात करूँ और सॉलिड की बात करूँ तो उनसे ज़्यादा होती है। सॉलिड में तो एकदम पास पास में होती है, तभी तो एक वो प्रॉपर पैटर्न, एक प्रॉपर जो शेप है ना उसको लेती है। लिक्विड में थोड़ी सी ज़्यादा होती है और गैस में काफ़ी ज़्यादा, इसलिए वो इजीली इवेपोरेट भी हो जाती है, ठीक है। उसको एक जगह पे, एक कंटेनर में अगर वो क्लोज नहीं है तो मेंटेन करना डिफिकल्ट रहता है। ये बेसिक चीज़ें जो आपको आई थिंक पता होगी, ठीक है। तो उसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि जब हम लोग गैस की बात करें ना, तो गैस की जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन में होते हैं, वो एक फिक्स मोशन में नहीं है कि ये पार्टिकल इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी, ऐसा नहीं होता। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा। इट्स अ रैंडम मोशन, ठीक है। कोई भी एक प्रॉपर मोशन नहीं कि इसी डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, मोर एक्यूरेटली अगर मैं आइडियल गैस की बात कर रही हूँ, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, ठीक है। कोई एक फिक्स मोशन नहीं होता है, उनका एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। सेकेंड इज मॉलिक्यूल्स, जो MOL मैंने लिखा है ना, दिस इज मॉलिक्यूल्स, ओके। मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर स्मॉल एंड वेरी फार अपार्ट। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम विच ए गैस ऑक्यूपाइज इज एम्प्टी स्पेस। इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर हम लोग किसी गैस में मॉलिक्यूल्स की बात करें, जो मैंने अभी समझाया कि आर वेरी स्मॉल एंड वेरी फार अपार्ट, मतलब एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पे होते हैं, वो काफ़ी छोटी होती है। तो अगर मैं ओवरऑल गैस की बात करूँ ना, ओवरऑल गैस के कंपैरेटिवली जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो बहुत ही कम होता है। वी कैन नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कंपैरिजन ऑफ गैस। मतलब ये हमारे पास ओवरऑल गैस है और इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना वो बहुत ही कम होते हैं और उसमें भी बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। तो हमें मोस्टली ना एम्प्टी स्पेस देखने को मिलता है। देखो, ये हमारे पास गैस है और ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल दीज आर द मॉलिक्यूल्स, बहुत ही छोटे होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। मोस्टली जो डिस्टेंस होती है वो एंगस्ट्रम की रेंज में होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, मोस्टली स्पेस एम्प्टी होता है। देखो, इधर एम्प्टी स्पेस, इधर एम्प्टी स्पेस, इधर एम्प्टी स्पेस, इधर एम्प्टी स्पेस। तो यही हमारा सेकंड पोस्टुलेट बोल रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स है ना वो बहुत ही डिस्टेंस पे होते हैं, साइज उनका स्मॉल होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम विच ए गैस ऑक्यूपाइज इज एम्प्टी स्पेस। मतलब गैस में मोस्टली जो होता है ना वो एम्प्टी स्पेस होता है, बिकॉज इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होती है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम लोग कंपेयर करें कि एक तो गैस का वॉल्यूम है, एक मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, तो गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली मॉलिक्यूल्स के गैस वॉल्यूम से। ये हमारा सेकंड पोस्टुलेट हो गया। थर्ड पोस्टुलेट बोलता है मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स का शेप होता है ना वो स्फेरिकल होता है, एग्जैक्ट स्फेरिकल होता है अगर हम लोग बोलेंगे आइडियल गैस के लिए। फोर्थ पोस्टुलेट बोलता है कॉलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। मतलब इनके बीच में कॉलिजन जो होता है ना वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। किसी भी टाइप, अब मैंने आपको बोला कि कॉलिजन कैसे होगा, मैंने आपको अभी बताया कि रैंडम मोशन में होता है, इनका एक फिक्स मोशन नहीं है। अगर सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसे, तो इनके बीच में कॉलिजन होना ही नहीं। एक फिक्स डिस्टेंस पे एक ही वॉल्यूम मतलब डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब तो कॉलिजन होगा नहीं। दीज आर इन रैंडम मोशन, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच में कॉलिजन पॉसिबल है। और ये जो कॉलिजन होगा ना वो इलास्टिक होगा। फॉर आइडियल गैसेस परफेक्टली इलास्टिक, मतलब किसी भी टाइप का लॉस, एनर्जी का लॉस, मास का लॉस, किसी भी टाइप का लॉस यहाँ पे नहीं होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कॉलिजन क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा। लास्ट एंड फाइनल पोस्टुलेट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना इनके बीच में नेग्लिजिबल है। वाई? बिकॉज इनके बीच में इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है, मैंने आपको बताया कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस और उनकी साइज भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करूँ ना तो बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पोस्टुलेट्स है। इसके अलावा भी हम लोग बहुत से पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी आप कुछ भी बना सकते हो। और भी आइडियल गैस के बहुत सारे केसेस होते हैं, और भी हो सकता है, लेकिन मेनली ये 5 है। तो ये 5 मैंने आपको बताया। ये अलग अलग जगह अलग अलग देखने को मिलेगा। मे बी आप किसी और का वीडियो चेक करो तो लैंग्वेज अलग होगी, बट जो मीनिंग है मैंने बताया वही रहने वाला है। तो ये हमने बात कर ली पोस्टुलेट्स की। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो, वीडियो होने वाला है लंबा, 2 घंटे का भी वीडियो हो सकता है, बिकॉज वन शॉट में करा रही हूँ। चैप्टर में
बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल वाली जो चीज़ें होती है ना, डिराइव करा हूँ मैं, वैसा कुछ नहीं है। थ्योरी वाला चैप्टर ज़्यादा, जो थ्योरी वाला चैप्टर है कम्प्लीटली, इसीलिए मैं इसको वन शॉट में लेके आई, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम देखो स्टार्टिंग से हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं आइडियल गैस की, ठीक है, आइडियल गैस की। तो इसमें मैंने बताया कि आइडियल गैस की कुछ कंडीशंस होगी, कुछ कंडीशंस में से मैंने आपको बता दिया पोस्टुलेट्स, अगर प्रॉपर्ली वो सारी कंडीशंस को फॉलो कर रही है, पोस्टुलेट्स हो गए। इसके बाद में आते हैं कुछ लॉज, ठीक है, कि अगर उन लॉ को भी अगर वो कंप्लीटली फॉलो कर रही है ना, तो वो भी एक आइडियल गैस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो लॉ जो आता है वो आता है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है। मैं पहले सारे लॉज लिख देती हूँ। एक लॉ आता है, हम लोग ले लेते हैं चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और आ जाएगा हमारा गैलुसैक्स लॉ, और एक हमारा हो जाएगा एवोगाड्रो लॉ बोल दो या इसको, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 लॉ, इसके अलावा देखो और भी होता है, एक डिफ्यूजन वाला लॉ भी होता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा, अगर हम लोग इंटरनल प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं तो हम लोग डिफ्यूजन वगैरह की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग मेनली इन 4 लॉज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अगर इन चारों लॉ, अभी मैंने नहीं बताया कि चारों लॉ में क्या है, लेकिन अगर इन चारों के चारों लॉ को एग्जैक्टली कोई गैस फॉलो कर रही है कि नहीं, सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है, पोस्टुलेट्स भी प्रॉपर पैटर्न में, तो हम लोग बोलेंगे कि वो गैस क्या है, एक आइडियल गैस है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ बोलता है कि अगर किसी गैस के लिए, या फिर हम लोग बात करें 2 गैसेस के लिए किसी कंटेनर में, और वहाँ पे फ्लो हो रहा है गैस का, किसी भी टाइप की एक्टिविटी हो रही है, और वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, गैस एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे, एक फेज से दूसरे फेज पे फ्लो कर रही है, या किसी भी टाइप की एक्टिविटी है, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। सो इफ टेम्परेचर T इज कॉन्स्टेंट, और अगर टेम्परेचर T इज कांस्टेंट है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा कि जो प्रेशर है ना, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो यहाँ पे 2 कंडीशंस होनी चाहिए, टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर दैट गैस एंड प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, सॉरी नॉट 1/V, 1/V की तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर, P क्या है प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, ठीक है। पहला लॉ ये हो गया। चार्ल्स लॉ बोलता है कि अगर हमारी गैस के लिए क्या हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, और उससे हमें क्या मिल जाएगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है ना, देन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर। गैलुसैक्स लॉ क्या बोलता है, अगर हमारे पास जो गैस है उसके लिए वॉल्यूम V, ठीक है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो उससे हमें मिल जाएगा प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ दैट गैस। तो 3 लॉ हमने पढ़ लिया। फर्स्ट लॉ बॉयल्स लॉ, जिसके अंदर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सेकंड इज चार्ल्स लॉ, जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। थर्ड इज गैलुसैक्स लॉ, उसके अंदर वॉल्यूम इज कांस्टेंट। जो 3 आ गए, तीनों की तीनों अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तीनों से कांस्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि यार ये भी याद करो, ये नहीं, ये याद करने की जरूरत नहीं, एक बार हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ लेंगे ना, तो ये तो हमारे लिए इजीली निकल जाएगा। और फोर्थ है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो नंबर तो आपने सबने पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड ये लॉ है कि अगर हमारे पास किसी गैस के लिए किसी कुछ ऐसी कंडीशंस है हमारे पास गैसेस के लिए कि जहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों क्या है, कांस्टेंट। अंडर सम कंडीशंस वी हैव इक्वेशन, वी हैव अ गैस जिसके अंदर प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट हो। तो उस केस में हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम लोग ये ले लेते कि हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे हमने बीच में पार्टीशन लगा दिया। इन दोनों ही यहाँ पे अलग अलग है, डिफरेंट गैसेस, दिस इज गैस 1, दिस इज गैस 2। इसका प्रेशर सेम, इसका टेम्परेचर सेम। समझ में आई मेरी बात। एंड वॉल्यूम इज इक्वल, ये एग्जैक्टली हाफ है, तो ये वॉल्यूम सेम रहेगा, इसका वॉल्यूम V और इसका वॉल्यूम भी V। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर अंडर सम कंडीशंस एंड द वॉल्यूम ऑफ 2 गैसेस, डिफरेंट गैसेस, एंड वॉल्यूम इज इक्वल। दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम है बट अलग अलग टाइप की, एक अलग टाइप की, एक अलग टाइप। तो इस केस में इन दोनों ही गैसेस के लिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना, दैट इज सेम। अब मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अंडर सम कंडीशंस व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन 2 different gases with equal volume have equal number of molecules. 2 different gases with same volume or equal volume will have equal number of molecules. अगर वॉल्यूम सेम है, ठीक है,
प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो उन दोनों गैसेस के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली सेम रहने वाले, नो मैटर कौन सी गैस है, यहाँ पे कौन सी गैस है, यहाँ पे कौन सी गैस है, कोई सी भी गैस हो, दोनों अलग अलग, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों गैस के अंदर उस सेम वॉल्यूम में सेम ही रहने वाले हैं, अगर ये कंडीशंस फॉलो होती है तो। और वो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, n है, उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं एवोगाड्रो नंबर से, जिसको हम लोग लिखते हैं 6.022 × 10⁻23, इतना ही होता है आई थिंक अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू होती है। तो ये बेसिकली 4 लॉज हैं हमारे पास। अगर ये चारों के चारों लॉ कोई गैस फॉलो कर रही है तो उस गैस को हम लोग बोलेंगे कि ये एक आइडियल गैस है, ठीक है। सारे के सारे लॉज हमारे फॉलो कर रही है। इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर सेम होता है, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, गैलो-सैक्स में वॉल्यूम कांस्टेंट, तो एवोगाड्रो से आप समझ ही जाओगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है, ठीक है। अब लोग हमने सारे लॉज पढ़ लिए, हमने पोस्टुलेट्स भी पढ़ लिए, हम लोग कब से बात करें यार आइडियल गैस, तो इन सारे के सारे लॉज को हम लोग जब कंबाइन करेंगे ना तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगी। वो एक इक्वेशन जो होगी ना वो हमें बताएगी कि हाँ अगर ये इक्वेशन है ना तो हमारे पास आइडियल गैस है। वो इक्वेशन क्या है? वो है PV = nRT। आप लोगों में से काफ़ी जनों ने ये इक्वेशन पढ़ ली होगी कहीं ना कहीं। अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा ना तो भी आपके ध्यान में इक्वेशन ज़रूर होगी, ठीक है। अगर ये इक्वेशन है तो हमारे पास आइडियल गैस है, और इसी इक्वेशन को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। और ये गैस जो है ना ये इक्वेशन तीनों के चारों लॉज है ना उनको फॉलो करती है। कैसे फॉलो करती है? देखो, हमने बोला था अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ना किसी गैस के लिए, तो हमें क्या मिलेगा? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, n, मैं सबसे पहले बता देती हूँ n क्या है? n है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कि उस गैस के अंदर कितने मोल्स है। R क्या है? R एक है गैस कांस्टेंट, ठीक है। इट इज़ अ गैस कांस्टेंट जो एक फिक्स क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू होती है 8.314, अप्रोक्सीमेटली 8.314, इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट की। तो बेसिकली n नंबर ऑफ मोल्स किसी गैस के लिए फिक्स्ड है, जितने भी है 50 या 70 80 जितनी भी है फिक्स्ड है। R इज अ कांस्टेंट, और हमने बोलते हैं कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो ये तीनों की तीनों क्वांटिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब PV क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और PV कांस्टेंट तो हम लोग लिख सकते हैं ना, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी फॉलो हो रही है जो हमारी बॉयल्स लॉ की है। सेकंड लॉ क्या बोलता था कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो ना तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट करना है हमें, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, उसको भूल जाओ। n और r भी कांस्टेंट है, भूल जाओ। तो पीछे क्या बचा? P = कुछ कांस्टेंट, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट ले लो। इट इज फॉर एग्जांपल कांस्टेंट x T, तो हम लोग लिख सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू T लिख सकते हैं। सॉरी, प्रेशर हमने कांस्टेंट लिया है तो हम लोग वॉल्यूम को लेंगे। जो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, वो जो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करें, वो तो कांस्टेंट है, वो चेंज ही नहीं हो रही। हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि दिस इज कांस्टेंट, तो उसको लेने से क्या मतलब? वो तो कांस्टेंट है, उसकी कुछ वैल्यू हो जाएगी फिक्स, 4 5 6 7 जितनी भी है, जितनी भी वैल्यू फिक्स है। तो पीछे जो वेरिएबल है वो क्या बचा? V, और n और r तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, और दूसरा वेरिएबल क्या? T, तो हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी अगेन गलत बोल रही हूँ, V, तो V इज प्रोपोर्शनल टू T, जो हमारा सेकेंड लॉ बोल रहा था। थर्ड लॉ जो था गैलो-सैक्स लॉ, वो क्या बोलता था? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू T। ये आ रहा था सेम चीज। आप देखो, हमने वॉल्यूम को ले लिया कांस्टेंट, मतलब ये फिक्स्ड क्वांटिटी हो गई, nr फिक्स क्वांटिटी, पीछे क्या बचा? P और T, तो हम लोग लिख सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो ये तीनों लॉ, और एवोगाड्रो लॉ है वो तो वैसे ही फॉलो होने वाला है। डिफरेंट गैसेस का अगर हम लोग केस लेंगे ना तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये n होना कहीं ना, अभी इसको आगे हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे इस टर्म को, लेकिन ये तीनों लॉ आपको समझ में आ जाने चाहिए। और इन तीनों लॉज की जो रिजल्ट्स है ना उन्हीं को मिला के हमने ये इक्वेशन निकाली, विच इज PV = nRT। इट इज एन आइडियल गैस इक्वेशन, ओके। जो टर्म्स क्या डिफाइन करती है वो भी हमने सब पढ़ ली। और अगर हम लोग आगे बात करते हैं कि अगर आप में से किसी ने ये इक्वेशन पढ़ी होगी ना, ये आइडियल गैस इक्वेशन, तो काफ़ी जगह आप देखते हो कि हमें ये भी देखने को मिलता है NKT, और वहाँ पे कंफ्यूजन होता है n कहाँ पे स्मॉल n लगाना, कहाँ पे कैपिटल N लगाना, कहीं पे R है, कहीं पे K, तो आप लोग इन चीज़ों को कैसे डिफाइन करेंगे? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन मेरे जब मैं पढ़ रही थी ना तब मुझे भी बहुत ज़्यादा होता था, तो इसलिए मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ जाते हैं।
देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दिस आर एंड के। ये आर हमने क्या बताया, आर इज अ गैस कॉन्स्टेंट, वैल्यू कितनी बताई 8.314 जूल पर मोल केल्विन, पढ़ लिया। ये जो एन के, जो के आता है ना, दिस इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23, आई गेस आई एम राइट, यस 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23, ये इसकी वैल्यू होती है। दोनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग बताते हैं कि ये जो n है ना, इसको हमने क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स, कि हम लोग जिस भी गैस की बात कर रहे हैं, दिस इज एन आइडियल गैस इक्वेशन, तो ऑब्वियसली हम लोग आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स उस गैस के लिए गिवन है। इसकी वैल्यू एक होती है m टोटल, यानी टोटल मास, गैस का टोटल मास कितना है अपॉन कैपिटल M, एंड दिस कैपिटल M इज व्हाट, मॉलिक्यूलर मास। दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो हमें काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे हमें दिया होगा कि फॉर एग्जांपल हम लोग गैस ले लेते हैं ऑक्सीजन, तो 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो 8 ग्राम मतलब हमें गिवन है कि हमारे पास जो गैस है ना वो कितने क्वांटिटी है उसकी, 8 ग्राम। जो 8 ग्राम होगा ना दैट विल बी इट्स टोटल मास, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M क्या होता है, अगर मैं O2 की बात कर रही हूँ ना, तो इसके लिए मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 1632, ठीक है, होगा। तो ये चीज़ आपको पता करना पड़ेगा कि आप टोटल मास के लिए अंदर, एक ऑक्सीजन का होता है 8 और 8 16 32, यस। तो हमें ये डिफरेंस समझना होगा कि टोटल मास मतलब क्या, मॉलिक्यूलर मास आता है कि उसका नंबर कितना, जैसे ऑक्सीजन के लिए 8 है तो 8 × 4 32 हो जाएगा, ठीक है। और जो टोटल मास होगा, जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि 8 ग्राम से 10 ग्राम से 15 ग्राम से कितना है, तो वो चीज़ हमें पता हो, तो इस टाइप से हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं। और एक हमारे पास आता है n इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन n, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N, और Na जो है वो है एवोगैड्रो नंबर। तो हम लोग इस फॉर्म में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग जो नंबर ऑफ मोल्स है ना n, उसको हम लोग लिख सकते हैं मास की टर्म में, टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और नंबर में लिखना चाहते हैं तो दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट गैस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब दोनों में से किसी भी टर्म में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। चलो ये चीज़ तो हमने पढ़ी, लेकिन इससे ये रिलेशन कैसे मिला, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है K और R के बीच में, वो रिलेशन होता है K इक्वल्स टू R अपॉन Na। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये K जो है वो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और R है हमारा गैस कांस्टेंट, और Na जो है वो है हमारा एवोगैड्रो नंबर। तो ये रिलेशन आता है हमारे पास। तो अब इस रिलेशन से, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे आई, मैं ये सारी चीज़ हटा देती हूँ। तो हमारे पास क्या मिलता है, देखो हमारे पास इनिशियल इक्वेशन थी NRT, ओके। अब हमने हमारा रिलेशन लिख दिया N एज इट इज। देखो R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, K इंटू Na लिख सकते हैं, तो जाएगा कैपिटल Na इंटू K मल्टीप्लाई बाय T। अब आप देखो हमारे पास जो N का एक रिलेशन था, N इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन Na। N वॉज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड Na इज एवोगैड्रो नंबर था। और यहाँ से हम लोग कैपिटल N इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, स्मॉल n अपॉन मल्टीप्लाई बाय Na लिख सकते हैं ना। तो मतलब इस टर्म की वैल्यू कहाँ आ रही है, कैपिटल N आ रही है, तो हम लोग लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू कैपिटल N KT। तो मिल गया ना हमें ये रिलेशन। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। मोस्टली हम लोग R की टर्म में ही पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये भी पढ़ना पड़ सकता है। द डिफरेंस इज, आपको स्मॉल n और कैपिटल N का डिफरेंस पता होना चाहिए। स्मॉल n इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ गैस, ठीक है, एंड कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन था। आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ ली, आइडियल गैस के सारे लॉस पढ़ लिए। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ ली। अभी हम लोग बात करते हैं कुछ टर्म्स की। तो वहाँ पे कुछ टर्म्स हमारे पास आती है वेलोसिटी की टर्म में। देखो ये जो मैं टर्म्स पढ़ा रही हूँ ना, इनका डेरिवेशन भी होता है, बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब इसका डेरिवेशन कहीं पे इम्पॉर्टेंट नहीं, कहीं पे आपको नहीं पूछ रहे कहाँ से आया, ठीक है। इनके वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ CBSE की, तो वहाँ पे इस पर क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल है, और आई गेस सिलेबस में कहीं इतना डीपली इसके बारे में गिवन भी नहीं है। लेकिन जो हमारे जो नीट के कैंडिडेट्स थे, जो हमारे
जेई मेंस और एडवांस के कैंडिडेट है, दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो फॉर्मूलाज है उनके, ठीक है, उन फॉर्मूलाज पे ही मोस्टली क्वेश्चंस बनता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कुछ वेलोसिटी टर्म की। सबसे पहले देखो, अगर यहाँ पे एक डिफरेंस समझना ज़रूरत है कि काफ़ी बार एक क्वेश्चन इस पे आता भी जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। तो हम लोग कुछ टर्म्स की बात करें। सबसे पहले मैं बात करूँ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी यानी क्या होता है? टोटल। मैं सबसे पहले गैस की बात कर रही हूँ ना, गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मैंने आपको बताया खूब सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसा तो नहीं एक गैस में एक ही मॉलिक्यूल होगा, यहाँ उसके गैस के वॉल्यूम के कंपैरेटिवली वो बहुत कम है, मोस्टली एम्प्टी स्पेस है, बट कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उनकी एवरेज वेलोसिटी हम लोग क्यों निकालें? बिकॉज हमने बोला कि सबके सब रैंडम मोशन में होता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ट्रैवल नहीं करते, एक रैंडम मोशन होता है, कोई एक्स में जा रहा है, कोई वाई में जा रहा है, कुछ ऊपर नीचे, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को नहीं पता, इसलिए हम लोग एक एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, जो क्या हो जाएगा? टोटल वेलोसिटी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेट्स से देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस Vn अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही हमारा एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज, ये फॉर्मूला होता है। बट मैंने आपको बताया कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो इसमें डायरेक्शन आएगी, तो अगर कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कोई इस डायरेक्शन में भी तो जा सकता है। तो अगर मैं ओवरऑल निकालूँ तो फॉर एग्जांपल V1 ऐसे तो V2 माइनस भी तो हो सकता है, इसकी डायरेक्शन कैसे भी हो सकती है। तो ओवरऑल जब हम लोग बात करते हैं कि रैंडम मोशन में वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर भी जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा है ना तो कोई इधर भी जा रहा होगा, कोई अगर ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो कोई ऐसे ट्रैवल कर रहा है। तो आप देखो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अलग। पर्टिकुलर इन दो का पेयर नहीं कह रही हूँ मैं, कोई भी पेयर हो सकता है। फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ पे दो है हमारे पास, ठीक है, लेकिन इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है और डायरेक्शन अलग आ रही है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी ना, बिकॉज यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी की बात करें जो वेक्टर क्वांटिटी आती है, यहाँ पे हम डायरेक्शन भी लेके चलते हैं, एक प्लस आई कैप एक तो माइनस आई कैप भी होगा। तो ओवरऑल जब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना तो कहीं ना कहीं दो का पेयर बन ही जाता है जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। तो ओवरऑल इनका सम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है ना कहीं जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है ना तो सम जीरो हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी है कि जब हम लोग गैस के लिए एवरेज वेलोसिटी की बात करें ना, दैट इज जीरो। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस, ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज जीरो। इसीलिए हम लोग जो टर्म्स पढ़ते हैं ना वो स्पीड की टर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। स्पीड की टर्म में क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज आपको ये चीज़ तो अभी तक बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जब हम लोग को स्टार्टिंग का चैप्टर पढ़ा था मोशन इन टू डायमेंशन 2D का जब हमने चैप्टर पढ़ा था ना, वहाँ पे हमने वेलोसिटी और स्पीड का कंपैरिजन करा था और हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बट स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड में हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करते, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, बट स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, तो वहाँ पे हमारा कैंसिल आउट होने का चांसेस नहीं आता, इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? टर्म एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड हम लोग इसको लिखेंगे VM, लिख रहे सेम ही टर्म से डिनोट कर रहे हैं बट दिस इज स्पीड, ये आप लोग समझ लेना। तो एवरेज स्पीड है, इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है √8RT अपॉन πm। दिस इज फॉर 1 मोल, मास फॉर 1 मोल। और अगर इसको हम लोग मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल में चेंज करना होता है, स्मॉल m में चेंज करना है ना, तो ये हो जाएगा 8kT अपॉन पाई स्मॉल m, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे R के साथ मॉलिक्यूलर मास आएगा और कैपिटल जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है इसके साथ में क्या आ जाएगा? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ये 1 मॉलिक्यूलर मास है और ये मोलर मास है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लेना और ये डिफरेंस आपको पता भी होना चाहिए। लेकिन हम लोग R की टर्म में ही ज़्यादातर पढ़ते हैं तो हम लोग इसको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करते, हम लोग इस टर्म में इसको पढ़ते हैं। आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिलेशन था, क्या था? K इज इक्वल टू R अपॉन Na था, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे लिख सकते हो 8 R को लिख दो KNAT अपॉन πm। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8kT पाई और ये हो जाएगा m अपॉन एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो तो ये हमारा स्मॉल m में चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप से आप चेंज कर सकते हो, बट ये रिलेशन तो चलो आपको पता होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग मेन फॉर्मूलाज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया? एवरेज वेलोसिटी विच इज √8RT अपॉन πm। अगर इसका मैं फॉर्मूला निकालो तो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। दिस इज आवर एवरेज स्पीड, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा हमारे पास आता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वेलोसिटी, सॉरी स्पीड, VRMS,
ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अब हम लोग इसको वेलोसिटी भी बोलते हैं, काफ़ी बुक्स में आपको शायद वेलोसिटी की टर्म्स में मिले, बट अगर आपको किसी स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछे ना एवरेज वेलोसिटी देन दैट इज 0, एवरेज स्पीड दैट विल बी 8RT/m अंडर रूट का। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जितनी भी स्पीड वेलोसिटी ले लो v1 स्क्वायर, उनका स्क्वायर टर्म ले लो और इनका हमें सम निकालना है, ठीक है, जितना भी है vn स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज RMS स्पीड, ठीक है ना। रूट मीन स्क्वायर मतलब सबसे पहले हमने स्क्वायर करा, मीन निकाला, फिर उसका अंडर रूट लिया, दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3RT/m। ये जो वैल्यूज है ना दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी किसकी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ जाएगी। थर्ड टर्म जो हमारे पास आती है ना, एक और टर्म आती है, वो आती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। थर्ड टर्म क्या आती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, गैस के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बट मोस्टली जो मॉलिक्यूल्स है ना, मेजर जो मॉलिक्यूल्स है वो किस वेलोसिटी से ट्रैवल करे, ऐसा होगा ना, फॉर एग्जांपल देयर आर 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसमें से 6 to 7 मॉलिक्यूल्स इस स्पीड से ट्रैवल करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है √2RT/M, दिस द वैल्यू। तो हमारे पास 3 वैल्यू है, देखो एक है हमारे पास 8RT/m, ये हमारे पास क्या थी, एवरेज स्पीड थी। हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या थी, 3RT/m, और हमारे पास ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है विच इज 2RT/m। तो ये तीनों की तीनों वैल्यूज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और आपको क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है उसमें ये भी पूछ सकते हैं कि इनको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो हम इसको याद रखने का एक तरीका है राम, ठीक है। राम तो सबको याद हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, मतलब आपको ऐसे जाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, सबसे पहला ये, फिर ये सबसे कम, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर पे जा रही है ये। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आर का मतलब होती है RMS स्पीड, ए का मतलब एवरेज और एम का मतलब मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। तो RMS स्पीड है ना वो सबसे ज़्यादा होती है √3RT/m, फिर एवरेज वैल्यू होती है ये वाली, इस आप बोलो कि 8, लेकिन 8 के नीचे पाई भी है, ठीक है ना, 3.14 से डिवाइड होकर इससे कम हो जाता है, फिर एवरेज स्पीड आएगी और लास्ट में हमारे पे आएगी मोस्ट प्रोबेबल। तो ये आर राम वाली टर्म से आप इसको याद रख सकते हो। न्यूमेरिकल्स बनते भी इस पे, आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है तो ये, और असेंडिंग तो उल्टा हो जाएगा मार, ठीक है, या तो राम या मार, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको अरेंज कर सकते हो। अब इसमें एक रिलेशन इंपॉर्टेंट ये आता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, हमने आइडियल इक्वेशन पढ़ी है, हम लोग आइडियल गैस की ही बात करें। अगर हम लोग आइडियल गैस की बात करें तो हमारे पास PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT होता है। लेट्स से n इज 1 के नंबर ऑफ मोल्स इज 1, देन PV इक्वल्स टू RT, तो मैं इस RT की जगह PV लिख सकती हूँ, तो हमारे पास रिलेशन हो जाएगा 3PV/m हो जाएगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 3P और m/v कर देती हूँ, इस v को नीचे लगाती हूँ, तो मुझे पता है कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना, डेंसिटी ρd कुछ भी लिख दो, वो होता है m/v, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3P/ρ, ठीक है। आप इस रिलेशन को इस टर्म में भी लिख सकते हो। अब इसी के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है जेईई नीट में और मेंस के अंदर, कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई भी स्पीड ले लो, फॉर एग्जांपल हम लोग RMS स्पीड की बात करें तो उसी के लिए लेते हैं कि जो RMS स्पीड होती है गैस के लिए, आइडियल गैस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो P पे कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे हो सकता है V प्रोपोर्शनल टू P⁻1, V प्रोपोर्शनल टू V RMS, ठीक है, हम लोग RMS स्पीड की बात कर रहे हैं, P⁻1/2, V प्रोपोर्शनल टू P⁻0 और V प्रोपोर्शनल टू P⁻², ठीक है। तो मोस्टली अगर मैं इस रिलेशन की बात करूँ ना, तो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ P से वैल्यू करें मतलब P की वैल्यू 1/2, अंडर रूट मतलब 1/2, मोस्टली इस आंसर को करेक्ट करके आएंगे, बट दिस इज रॉन्ग। आप लोग बोलेंगे क्यों यार, सीधा सीधा फॉर्मूला गिवन है, हमको लिखा है यहाँ पर, या तो मैंने गलत लिखा है या फिर ये गलत है। नहीं, मैंने भी सही लिखा है, ये भी सही है, लेकिन क्या होता है ना, इस क्वेश्चन के अंदर यहीं पे एक ट्रिक आ जाती है, जो चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ना वो होगा P⁻0। P⁻0 का मतलब है P पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, ठीक है, P पे डिपेंड ही नहीं कर रही। क्यों डिपेंड नहीं कर रही है, बिकॉज
और अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ ना, तो डेंसिटी के लिए आएगा रो की पावर माइनस का 1/2, नीचे है ना, तो भैया माइनस का 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे ये डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, लेकिन भाई ऐसा क्या है कि डेंसिटी पे तो डिपेंड करी लेकिन प्रेशर पर डिपेंड नहीं करी है। वो इसलिए नहीं कर रही है बिकॉज यहाँ पे ऐसा होता है कि जिस स्पीड से, अगर हम लोग डेंसिटी की बात कर रहे हैं ना, जिस स्पीड से डेंसिटी बढ़ती है ना, उसी स्पीड से प्रेशर भी बढ़ता है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग डेंसिटी का रिलेशन ले रहे हैं ना कि डेंसिटी कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, तो पी तो ऑटोमेटिकली कम या ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि पी पे डिपेंड करता ही नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब हम लोग गैसेस के लिए स्पीड की बात करेंगे, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर। वाई? बिकॉज डेंसिटी एंड प्रेशर एक दूसरे के साइमल्टेनियसली ही इंक्रीज होते हैं। मतलब पी इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो पी भी इंक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है तो पी भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम लोग डेंसिटी के लिए पढ़ रहे हैं ना, कम ज़्यादा कुछ भी, तो पी ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा अकॉर्डिंगली हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पी का रिलेशन इसमें कंसिडर नहीं करते। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म थी। और ये तीनों के तीनों जो फॉर्मूलाज है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बीच का रिलेशन असेंडिंग पूछा है, डिसेंडिंग पूछा है, जैसे भी पूछा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये टर्म्स खत्म होती है। इनका डेरिवेशन आपको कहीं ना कहीं मे बी किसी वीडियो में कहीं मिल जाए, बट ट्रस्ट मी, जो उसका डेरिवेशन है दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमको कहीं डेरिवेशन, कहीं नहीं पूछने वाला तुमको डेरिवेशन। इवन सीबीएसई एग्जाम में भी डेरिवेशन तो तुमको नहीं पूछने वाले, ठीक है। तो ये रिलेशन तुम्हें पता होना चाहिए, वो याद कर लेना। ओके अब आगे हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं कि जब हम लोग गैसेस के लिए बात कर रहे हैं और हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम सब पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे अलग से रिलेशन निकालते हैं कि अगर हम लोग गैसेस की बात कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल गैसेस, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर दिस गैस। कि अगर हम लोग इस गैस की बात करें, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होगा। दैट रिलेशन, जो रिलेशन हमारे पास प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में है ना, दोनों का रिलेशन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम लोग पहले इनको इंडिविजुअली निकालते हैं, फिर हम लोग इनके बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं कि क्या आता है। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, प्रेशर। देखो इसका डेरिवेशन इज लाइक रटने वाला डेरिवेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा समझने जैसा कुछ नहीं है, स्टेप्स आपको याद करने पड़ेंगे। जो सीबीएसई का डेरिवेशन है वही मैं करवा रही हूँ। बहुत सारे डेफिनेशन, अलग अलग डेरिवेशन भी इसके मिल जाते हैं, बट मैंने प्रेफर किया कि जो आपकी बुक्स में वही करवाते हैं, तो हम लोग सीबीएसई वाला ही लेते हैं डेरिवेशन। अगर आप सीबीएसई में हो, यस, देन इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन बन सकता है थियोरी का इसके ऊपर। बट फॉर जेईई नीट अगेन डेरिवेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। क्या रिजल्ट आता है दैट इज़ इंपॉर्टेंट, क्या प्रोसेस है दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेशर की बात करें, हम लोग लेते हैं गैस। हम लोग गैस की बात करें, गैस की लेते हैं। हमने ले लिया कि हमारे पास है एक क्यूब, वी हैव अ क्यूब, और इस क्यूब के अंदर एक गैस ट्रैप है। ट्रैप मतलब इसके अंदर हमने कोई एक गैस ले ली, कोई सी भी गैस ले लो हम लोग, यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी गैस ले रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक टाइप की गैस इसके अंदर फिल्ड है। अब फिल्ड है और हम लोग प्रेशर की बात करें, तो हमारे पास गैस है, हमने ले ली, और हमें निकालना है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। एरिया वी कैन फाइंड, एरिया हम लोग जिसके लिए बात कर रहे हैं उसका एरिया हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन फोर्स हम लोग कैसे निकालें, हमें सिर्फ एक गैस दे दी है और हमें पता है कि हमने जो पोस्टुलेट्स पढ़ा है ना, उससे हमें पता है कि इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी एंड दैट वेलोसिटी विल बी रैंडम। मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते, वो हमें पता है। तो वी कैन से कि हमारे पास वेलोसिटी है। अब हमें देखना है, हमें निकालना है फोर्स। हमारे पास जो टर्म अवेलेबल है वो वेलोसिटी, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जब भी हम लोग मोशन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमारी जो गैस की मॉलिक्यूल्स है वो ट्रैवल करेंगे, वो एक जगह पे फिक्स नहीं है, वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो हमारे पास वेलोसिटी है, तो हम लोग इस वेलोसिटी से फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स मोशन, विच इज फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, dp अपॉन dt। ये चीज़ हमने पढ़ी है, ये ऐसा मत बोला यार ये नहीं पढ़ा है ना, तो भाई कुछ नहीं हो सकता फिर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन, ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास फोर्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन है। और मोमेंटम वी कैन राइट, बिकॉज मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, और अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज इन मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी हमें कहीं ना कहीं पता है। तो ये यहाँ से मैंने ये प्रूव किया है कि हम लोग पर्टिकुलरली इस टर्म पे कैसे आ रहे हैं, बिकॉज हमें प्रेशर निकालना है, प्रेशर के लिए हमें फोर्स चाहिए, फोर्स के लिए हम लोग ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे हमें वेलोसिटी है। ये चीज़ अभी तक सबको समझ में आ गई।
ओके तो हम लोग आगे की टर्म पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास कोई एक यहाँ पे पार्टिकल है। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल को लेके बात करते हैं, फिर हम उसको कंबाइन कर लेंगे। ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल हम लोग सबसे पहले किसी एक डायरेक्शन में लेते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक एक डायरेक्शन को कंसिडर करना इज नॉट सिंपल, मतलब हम लोग नहीं कर सकते, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि एक एक डायरेक्शन ले रहे हैं, बिकॉज सिर्फ 3 डायरेक्शन नहीं होती, एक्स वाई जेड, कहीं ना कहीं वो इनके बीच में भी ट्रैवल कर रहा होगा, तो वो लेना इज तो लाइक पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग किसी एक डायरेक्शन को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, वी एक्स, इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वी एक्स हो जाएगी। तो हमारे पास ये वेलोसिटी है। अब ये पार्टिकल क्या होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वॉल है, ठीक है, दिस इज अ वॉल फॉर दिस क्यूब। यहाँ पे ये पार्टिकल आके वॉल से टकराएगा ना, टकरा के क्या करेगा, फिर से रिटर्न इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ऐसा क्यों, बिकॉज मैंने जब पोस्टुलेट्स पढ़ाए थे तब मैंने पढ़ाया था कि आइडियल गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो जो कॉलिजन होगा वो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा। इलास्टिक का मतलब है कुछ भी लॉस नहीं है, जैसे जा रहे हैं वैसे के वैसे वापस आ जाएगा, ऐसा ही होता है। तो अगर ये वी एक्स डायरेक्शन में वी एक्स से जा रहा है तो आते टाइम इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, माइनस वी एक्स, और कॉलिजन का हो रहा है मॉलिक्यूल और वॉल के बीच में होगा, तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी सॉरी फाइनल मोमेंटम क्या है, माइनस का एम वी एक्स, और इनिशियल मोमेंटम यानी माइनस, यही होता है ना P2 माइनस P1 या फिर P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो यही फॉर्मूला मैं लगा रही हूँ। तो माइनस अगेन एम वी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2mvx हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पॉजिटिव टर्म्स लेनी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कंसिडर नहीं करते कि मॉलिक्यूल के लिए कितना मोमेंटम में चेंज आया, हम लोग ले लेते हैं कि वॉल को कितना मोमेंटम इम्पार्ट हुआ। ठीक है ना, जब मॉलिक्यूल वॉल से कॉलिजन होगा, टक्कर होगी, तो जो मॉलिक्यूल का मोमेंटम में जो चेंज आया दैट इज -2mvx², लेकिन जो मोमेंटम इसको इम्पार्ट हुआ, जो इसको ट्रांसफर हुआ किसको, वॉल को, वो क्या होगा, पॉजिटिव का 2mvx, यही होता है ना, जैसे कि हम गैस में पढ़ते हैं ऑन द गैस, बाय द गैस, वही वाला डिफरेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। सिर्फ हमको पॉजिटिव लेना है, इसलिए हम लोग ले रहे हैं मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल दैट इज पॉजिटिव 2mvx। ये आ गया हमारे पास चेंज इन मोमेंटम। लेकिन हमने पूरे के पूरे क्यूब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसमें भी उस मॉलिक्यूल की, एक मॉलिक्यूल की बात करें, वो भी कौन सा मॉलिक्यूल, सिर्फ और सिर्फ जो वी एक्स डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। बट गैस के अंदर सिर्फ यही केस तो नहीं होता है, मैंने आपको बताया था बहुत सारे केसेस होते हैं। तो यहाँ पे अब हमको मल्टीप्लाई करना है इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, और कौन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस गैस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वी एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं और वापस वी एक्स डायरेक्शन में आ रहे हैं, हमको उन मॉलिक्यूल्स की बात करनी है। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल वी एक्स वेलोसिटी से कुछ पर्टिकुलर टाइम, फॉर एग्जांपल द टाइम इज डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में वी एक्स वेलोसिटी से जो मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहे हैं ना, वो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए बात करें तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, तो हमें पता है डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। और हम लोग इस पर्टिकुलर केस की बात करें जहाँ वेलोसिटी वी एक्स होना चाहिए और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल छोटा सा डेल टी की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वी एक्स मल्टीप्लाई बाय दिस टाइम डेल्टा टी हो जाएगा। ओके, ये आ गए हमारे पास डिस्टेंस। और अगर हम लोग निकाल रहे हैं वॉल्यूम, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जो पार्टिकल ट्रैवल कर रहे हैं उनका ओवरऑल वॉल्यूम कितना होगा, तो हम लोग इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ए वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई दैट डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कितनी हमने अभी निकाली है, तो हो जाएगा ए वी एक्स डेल्टा टी। ओके, हो जाएगा। अभी हम लोग आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि लेट्स से देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो वी एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं और वापस इम्पार्ट होके, सॉरी वापस कॉलाइड होकर वापस आ रहे हैं, तो दैट इज नंबर n, स्मॉल नंबर। ऐसा नहीं ना सिर्फ एक पार्टिकल यस जा रहा है, बहुत सारे नंबर हो गए, तो हमने मान लिया कि देयर इज n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसमें देखो, मैंने लिया कि फॉर एग्जाम्पल इस किसी पॉइंट से पार्टिकल स्टार्ट हुए, ठीक है, तो यहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि इसमें से कुछ पार्टिकल तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन कुछ पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी तो जाएंगे ना। जरूरी थोड़ी कि मैंने किसी एक पॉइंट पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एट दिस पॉइंट वी हैव n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सारे के सारे इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं, मैंने आपको बोला रैंडम डायरेक्शन में। हमें इस डायरेक्शन में जाने वाले को स्टडी करना है, वो भी सिर्फ x डायरेक्शन में जा रहे हैं उन्हीं को स्टडी करना है। लेकिन एट दिस पॉइंट कुछ पार्टिकल x डायरेक्शन में इधर जा रहे होंगे, तो कुछ नेगेटिव x डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सम पार्टिकल विल मूव टुवार्ड्स द वॉल एंड सम पार्टिकल विल
मूव अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है, कुछ टुवर्ड्स द वॉल जा रहा है, कुछ जा रहा है अवे फ्रॉम द वॉल, तो हमें सिर्फ टुवर्ड्स द वॉल वाले केस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ एन। ओके, सो ये हो जाएगा टोटल नंबर। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन टुवर्ड्स द वॉल। दिस विल बी व्हाट, दिस केस। ये और ये जो इसको हम लोग ले लेते हैं कैपिटल एन ले लेते हैं, ठीक है, और ये जो स्मॉल एन है ना, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये जो कैपिटल एन है ना, ये है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द वॉल। ये हमारे पास आ जाएगा हाफ एन ए वी एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ये आ गया हमारे पास एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमें निकालना है, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे मेन फॉर्मूला पे। हम लोग बात कर रहे थे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आया था, 2mvx फॉर वन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, या था फॉर वन मॉलिक्यूल। एंड नाउ वी वांट टू फाइंड दिस फॉर्मूला फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि टोटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो टुवर्ड्स द वॉल जा रहे हैं, उनके मोमेंटम में चेंज कितना आएगा। तो लेट्स से दिस इज q, और ये क्या हो जाएगा 2mvx मल्टीप्लाई बाय दिस n, बिकॉज हम लोग सिर्फ एक पार्टिकल की बात कर रहे, एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई बाय हाफ एन ए वी एक्स डेल्टा टी, दैट दिस इज व्हाट चेंज इन मोमेंटम फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगेन बोलिए, जो एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं वो जो टुवर्ड्स द वॉल जा रहे हैं, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके 2 से 2 कैंसिल हो गया। और हम लोग निकाल रहे हैं अब फोर्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा डी पी अपॉन डी टी, या फिर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है ना, तो डेल्टा टी भी कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, एम वी एक्स एन ए, और वी एक्स अगेन आ रहा तो स्क्वायर हो जाएगा, और डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। आई गेस अभी थोड़ा सा देखो कंफ्यूजिंग है, ये जो टर्म है ना वो लाना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा स्टेप्स को, बिकॉज इसका और कोई तरीका नहीं है। आपको लेना पड़ेगा कि हमको सिर्फ पर्टिकुलर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने जो एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो, जो टुवर्ड्स द वॉल जा रहे हैं, तो हमको ये टर्म्स कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड वॉट, वी वॉन्ट टू फाइंड प्रेशर, एंड प्रेशर इज वॉट फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की वैल्यू हमने निकाल दी, विच इज एम वी एक्स स्क्वायर एन ए डिवाइडेड बाय ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल प्रेशर की वैल्यू आई ना, दैट इज एम वी एक्स स्क्वायर एन, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। बट सी, अभी तक हमने जो प्रेशर निकाला ना, दैट इज ओनली फॉर द पार्टिकल्स ट्रैवलिंग इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। हमने अभी तक सिर्फ यही निकाला, हमने वी एक्स लिया है ना, तो हमने सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए निकालना। अब हमको इसको कंबाइन एक जनरल फॉर्मूला में लाना है, तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर टर्म की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वी हैव टू कंसीडर द वेलोसिटीज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हमने अभी अभी पढ़ा, ठीक है, अभी अभी तीनों वेलोसिटी की टर्म्स पढ़ी। तो जब हम लोग गैस की बात करेंगे ना, तो हम लोग जनरल वेलोसिटी का स्क्वायर टर्म नहीं लेकर, बिकॉज वी नो अगर मैं बात कर रही हूँ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ले ली और उसका स्क्वायर कर दिया, तब तो ये जीरो आ जाएगा ना, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में बोला था रैंडम मोशन है। आप वी एक्स स्क्वायर कैसे निकालोगे, अलग अलग वी एक्स स्क्वायर निकाल के आप पहले एवरेज निकालोगे, फिर उसका स्क्वायर कर दोगे, तो जीरो टर्म आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वो वेलोसिटी नहीं लेके हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ले लेते हैं एक्स डायरेक्शन में। तो हमारे पास आ जाएगा एम वी एक्स स्क्वायर, ये हम लोग रूट को ऐसे ले लेते हैं, दिस इज एन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंसीडर कर दिया कि हमारी रूट मीन स्क्वायर वाली वेलोसिटी है। अब नाउ सी, हमने वी एक्स लिखा है, लेकिन हमें एक जनरल टर्म चाहिए, हमें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन भी नहीं चाहिए, वी वांट अ जनरल टर्म जो हम लोग कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन आता है, देखो कि टोटल वेलोसिटी इज एक्स की वेलोसिटी का सम प्लस वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी प्लस जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी, ये हम लोग लिख सकते हैं, हमने पढ़ा भी है बहुत बार, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जो है ना बात करें कि कॉलिजन जो है दैट इज इलास्टिक, हम लोग रियल गैस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करें। फॉर एग्जांपल वी हैव 30 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 10 एक्स में 10 वाई में 10 जेड में हम लोग ये कंसिडर कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा वी एक्स इक्वल्स टू वी वाई इक्वल्स टू वी जेड हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी एक्स स्क्वायर, और इसको भी वी एक्स लिख देते हैं, इसको भी वी एक्स लिख देते हैं, बिकॉज हमने मान लिया कि तीनों की वेलोसिटी सेम है, मतलब तीनों जो पार्टिकल चाहे एक्स में जाए, चाहे वाई में जाए, चाहे जेड में जाए, उनकी जो वेलोसिटी है ना वो सेम रहने वाली, सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, हमने कंसिडर कर लिया। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 वी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3
वी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो हम लोग इस टर्म को लिख सकते हैं, ये हमारा फाइनल प्रेशर का टर्म आएगा, दैट इज 1/3 m वी स्क्वायर। ये वी स्क्वायर कौन सा है, ये हमारा वी स्क्वायर है जो हमारा रूट मीन स्क्वायर होता है, दैट इज हम लोग लिख देते हैं RMS मल्टीप्लाई बाय n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे m मल्टीप्लाई बाय n है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं रो, दैट इज डेंसिटी, बिकॉज वी कैन राइट, हम लोग वो जो सारी जो इक्वेशन पहले कंसीडर कर सकते हैं उसी से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 रो वी RMS, ठीक है, स्क्वायर। इसको हम लोग इस टर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, इसको इसलिए ऐसा लिखा, देखो स्मॉल है ना, इसको हम लोग एक टर्म में ऐसे भी लिखते हैं n/v, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय v। और हमारे पास हम क्या है m इंटू एन, दैट इज m इंटू एन बाई वी। ये क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा n, यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/3 रो वी RMS स्क्वायर, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से दोनों ही टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी। कैसे आया वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट क्या आया वो इम्पॉर्टेंट, रिजल्ट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो प्रेशर आया 1/3 m वी RMS स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वी कैन राइट 1/3 रो वी RMS स्क्वायर। तो ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने दो टर्म्स की बात करी थी। पहली टर्म हमने बात करी थी क्या, प्रेशर, और दूसरी टर्म हमने बात करी थी काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम लोग निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, उसमें ज़्यादा इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो हमने प्रेशर निकाल दिया, अब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल्स। कितना होगा हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ई, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर, वेरी जनरल फॉर्मूला पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रिलेशन को हाफ m यानी m टोटल नंबर ऑफ मास जो भी है, v की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, अगेन वी RMS को, जिसका रीज़न मैंने अभी अभी आपको बताया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ m v वी स्क्वायर, वी RMS स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर हमारे पास क्या आया, 1/3 m v RMS स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n फॉर n नंबर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे भी हम इसको n की टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज 1, ठीक है, ताकि हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं। अब आप रिलेशन निकालो कि आप कैसे रिलेशन निकालोगे। तो यहाँ से रिलेशन निकालते हैं कि जो m v RMS है ना, वो दोनों में कॉमन है। तो m v RMS की वैल्यू कितनी आ रही है, 3p आ रही है, 3p, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 3p, यानी 3/2p। इसका मतलब जो रिलेशन हमारे पास आया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2p, या फिर प्रेशर इक्वल्स टू 2/3e। दिस रिलेशन इज इम्पॉर्टेंट कि आप प्रेशर में और काइनेटिक एनर्जी के लिए गैसेस के केस में क्या रिलेशन निकाल सकते हो। तो दिस इज द रिलेशन, E इक्वल्स टू 3/2p और P इक्वल्स टू 2/3e। आप इसको जैसे कंसिडर करो कर सकते हो, दोनों ही सेम है। आपको एक आ रही है तो दूसरी तो इजीली निकल जाएगी। तो दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट का आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईजी है, यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर वो पहले वाला प्रेशर वाला निकल दिया तो इसमें इस टर्म में भी प्रॉब्लम नहीं है कि वी RMS क्यों लिया, हमें पता है नॉर्मल फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर, उसको हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये रिलेशन आना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास यहाँ पे और आती है, दैट इज हमारे पास ये रिलेशन है। अब हमें पता है कि वी RMS की वैल्यू वी नो, वी RMS क्या था, वी RMS था √3RT अपॉन कैपिटल M, था ना ये रिलेशन, या फिर क्या था √3KT अपॉन स्मॉल m। बिकॉज हम लोग यहाँ पे स्मॉल m ले रहे हैं तो हम लोग KT वाली टर्म ले लेते हैं। ठीक है, KT वाली टर्म ले लो। तो आप देखो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू, आप इसको भी n से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 मोल के लिए लिया है ना ये, आप 1 मॉलिक्यूलर मास है ना ये, तो आप इसको भी n से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर हम लोग टोटल गैस की बात करें, हमने 1 कंसीडर कर लिया था, इसलिए मैंने n यहाँ पे भी नहीं लिखा और प्रेशर वाला भी हटा दिया था। तो वो आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, हाफ m वी RMS का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 3KT अपॉन स्मॉल m। स्मॉल m से ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू 3/2KT, दैट इज फॉर 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल के लिए। अगर हम लोग n नंबर ऑफ मोल्स के लिए बात कर रहे हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये रिलेशन क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू 3/2 NKT। ये चीज़ तो देखो आप समझ सकते हो, अगर n की वैल्यू 1 ली है तो n लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में गिवन है, देन यू हैव टू टेक n। ठीक है,
तो इस रिलेशन से आप ये इजीली निकाल सकते हो, सिर्फ हमने VRMS² की वैल्यू पुट करी है, तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन भी निकल जाएगा। इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला निकल गया तो उससे हम लोग काफ़ी फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एक लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आप बोल सकते हो, तो हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं, मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बोला था कि मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी, तो एक बार हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या डिग्री ऑफ फ्रीडम, कुछ भी बोल दो। डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो नाम क्या बोल रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब डिग्री का मतलब है नंबर, कोऑर्डिनेट्स, कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स से आप फ्रीली, फ्रीडम है आपको फ्रीली घूम सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको एग्जाम्पल लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज, कितने नंबर ऑफ तरीके से कोई भी एक पार्टिकल, ऑब्जेक्ट अपने इजीली फ्रीली घूम सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो हमारे पास है, अगर मैं मेरा पर्टिकुलर एग्जाम्पल लूँ, आप अपना एग्जाम्पल ले लो, तो आप कितनी डायरेक्शंस में घूम सकते हो। कोऑर्डिनेट्स की बात करें, कोऑर्डिनेट्स मतलब डायरेक्शन, कितनी डायरेक्शन में जा सकते हो आप। एक्स डायरेक्शन में जा सकते हो, वाई डायरेक्शन में जाते हो, जेड डायरेक्शन में जा सकते हो। सो यू हैव 3 डायरेक्शन जिसके अंदर आप इजीली मूव कर सकते हो। तो इसका मतलब आपके जो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो कितनी है, 3 है। अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि कोई एक एंट है, चींटी है, ठीक है, वो किसी वायर पे चल रही है, ठीक है, ये एक वायर है, स्ट्रेट वायर, दिस इज द वायर, एक चींटी है मेरे पास, वो चल रही है। वो कितने नंबर ऑफ वेज में चल रही है, वो इस डायरेक्शन में जा सकती है या फिर पीछे जा सकती है, क्या वो ऊपर जा सकती है, क्या नहीं जा सकती है, क्या वो जेड डायरेक्शन में किसी इस डायरेक्शन में जा सकती है, नहीं जा सकती। तो मतलब उसके पास एक ही डायरेक्शन में है जाने को, या तो +x या -x, डायरेक्शन तो एक है ना, x चाहे प्लस हो माइनस एक ही, तो उसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसकी जगह हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास एक L शेप का वायर है, ठीक है, वी हैव अ L शेप वायर, और उसके लिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि इस पे चींटी कितने नंबर ऑफ वेज में जा सकती है। तो वो इस डायरेक्शन में जा सकती है और वो इस डायरेक्शन में भी ऊपर चढ़ सकती है। तो इस केस में उसके पास 2 डायरेक्शन है ट्रैवल करने को, तो यहाँ पे उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग एग्जाम लेते हैं फ्लाई का, फ्लाई यानी कोई मक्खी का एग्जाम्पल ले लो, हवा में उड़ रही है, उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, वो कितनी डायरेक्शन में जा सकती है। तो उसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा इनफाइनाइट, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, एक्स में जा सकती है, वाई में जा सकती है, जेड में जा सकती है, एक्स और वाई के बीच में सारी डायरेक्शन ट्रैवल कर सकती है, बिकॉज उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो स्ट्रिक्टली इसी डायरेक्शन में जा सकती है। तो उसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगा, इनफाइनाइट। व्हाट आई वांट टू से इज कि डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ वेज में आप इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर सकते हो, जा सकते हो। मैं अपना एग्जाम्पल ले रही हूँ, बट कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो वही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम लोग निकालेंगे गैसेस के लिए भी। मैंने आपको समझा दिया क्या मतलब होता है इसका। किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए, किसी एक पार्टिकल के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फिक्स नहीं होता है कि हमने बोल दिया चींटी के लिए 1 तो बस ये हमेशा 1, नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। चींटी सरफेस पे है, वो तीनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकती है, वो एक्स भी जा सकती है, वाई भी जा सकती है, वो ऊपर भी जा सकती है। चींटी एल शेप वायर पे है, वहाँ पे 2 हो जाएगा। चींटी सिर्फ एक पर्टिकुलर वायर में जो हवा में हैंग करा हुआ, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा। डिपेंड्स क्या कंडीशंस है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिक्स है। तो ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हम लोग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम लोग बिकॉज गैसेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 3 केसेस लेंगे। सबसे पहला केस लेंगे मोनो एटॉमिक गैसेस, ठीक है, क्या होगा, मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस मतलब ऐसी गैस जिसमें हम लोग एक ही पर्टिकुलर गैस का बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट हीलियम, हीलियम गैस, सिर्फ एक हीलियम, एक पार्टिकल, एक बात की बात करें कि इसका एक होगा हीलियम। फिर आती है हमारी डायएटॉमिक गैसेस, ऐसी गैस जिसके अंदर 2 एटम्स हो, ठीक है। मोनो एटॉमिक मतलब एक ही एटम है, हीलियम ले लिया। डायएटॉमिक यानी 2 एटम है, O2 ले लो, H2 ले लो, ठीक है, तो इसमें के अंदर 2 एटम आ रहे हैं, तो ये हो जाएगी डायएटॉमिक गैसेस। तीसरा आता है, या तो आप इसको ले लो ट्राइएटॉमिक या फिर ले लो पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक गैसेस, जहां नंबर ऑफ जो एटम्स है ना वो 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल CO2, तो यहाँ पे 2 है CO2 के लिए, NH3 तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, CH4 तो यहाँ पे 5 एटम्स हो जाएगा। सो वी कैन से पॉलीएटॉमिक ज़्यादा करेक्ट होगा कि नंबर ऑफ 2 से ज़्यादा एटम्स होने चाहिए, ठीक है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो सकते हैं, बट इट शुड बी ग्रेटर देन 2। तो ये हमने डिफाइन कर दिया कि मोनो एटॉमिक, डायएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक या फिर ट्राइएटॉमिक गैसेस क्या होती है। दैट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जब भी हम लोग किसी गैस के लिए बात करें ना, वी हैव 3
टाइप्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ रोटेशन या थ्री टाइप्स ऑफ मोशन, कि जो गैस है ना वो ट्रांसलेशनल मोशन भी हो सकता है, रोटेशनल मोशन भी हो सकता है, एंड इट कुड बी वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन मतलब कोई भी पार्टिकल जिसकी हम लोग स्टडी करें, पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ट्रांसलेशन मोशन आपको पता है बस ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है। ठीक है, रोटेशन, रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के लिए। ठीक है, दिस इज रोटेशन। एंड सेकंड इज वाइब्रेशन, अपनी ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऐसे जैसे भी करना चाहिए वैसे कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास तीन टाइप के मोशन है। इट कुड बी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन तो हमेशा होगा ही। ठीक है, कोई पार्टिकल इधर से उधर जा रहा है ना, तो वो अगर मोशन है, किसी भी टाइप का मोशन है, तो वो ट्रांसलेशन तो होगा ही। ठीक है, अगर वो अपने साथ साथ में रोटेशन, जैसा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में करते हैं ना, जहाँ पे स्पाइरल पाथ बनता है, कि वो ट्रांसलेशन मोशन तो करता है, साथ में रोटेशन भी करता है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है। और अगर वो इसके साथ साथ में वाइब्रेशन भी कर रहा है, तो हम लोग वाइब्रेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास तीन टाइप के मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। एट दिस स्टेज 11th क्लास में या फिर मैं 12th में भी बोलूँ, मोस्टली वी विल स्टडी ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। वाइब्रेशनल मोशन इतना स्टडी नहीं करेंगे। द रीज़न इज, जब हम लोग बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, कि टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, ग्रेटर देन 2000 केल्विन है, जितना भी एक रेंज रहती है उसके अंदर, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है देन ओनली वी विल कंसिडर व्हाट, वाइब्रेशनल मोशन। अदरवाइज हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशनल या फिर रोटेशन की बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ ट्रांसलेशन होगा तो क्या होगा, सिर्फ रोटेशन होगा तो क्या होगा, सिर्फ वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा। वाइब्रेशन हम नहीं ले रहे, सिर्फ ट्रांसलेशन, सिर्फ रोटेशन, या फिर दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक गैसेस। देखो, जब हम लोग रोटेशन की बात करेंगे ना, तो वी नीड अ एक्सिस, कि किसी ना किसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो रोटेट करे, ऐसा होना चाहिए। अगर एक ही एटम है तो वो तो ट्रांसलेशन ही करेगा ना, बस चल रहा है, या तो इधर चलेगा या इधर चलेगा, इधर चलेगा, किसी भी एक डायरेक्शन में करेगा। तो इसका मतलब है फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस व्हेन वी हैव ओनली वन एटम, उस केस में वी हैव ओनली एंड ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी हमें, ना रोटेशन मिलेगा ना वाइब्रेशन मिलेगा। और ट्रांसलेशन क्या हो सकता है, या तो एक्स डायरेक्शन हो सकता है, या वाई डायरेक्शन हो सकता है, या जेड डायरेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने एफ से रिप्रेजेंट कर लिया, कितनी हो जाएगी, 3 फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस। नेक्स्ट टर्म इज डायटॉमिक गैसेज, हमारे पास दो एटम है, O2 ऐसा कुछ। ठीक है, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन, ये बीच में इनके कुछ बॉन्ड होता है। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेशन भी हो सकता है कि ये ऐसे सिंपल ट्रैवल कर रहा है, या फिर या किसी एक्सिस के लिए रोटेट भी कर सकता है। तो क्या एक्सिस हो सकती है, देखो 3 एक्सिस होती है, तो हमने तीनों एक्सिस ले ली। एक एक्सिस होगी ये, एक एक्सिस हो गई वाई, एक एक्सिस हो गई जेड। अब आप देखो, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटम सॉरी, ठीक है, तो हमारे पास 3 डायरेक्शन है। जिस एक्सिस पे इसका खुद का बॉन्ड बना हुआ ना, उसी एक्सिस का जो रोटेशन है ना, उसके लिए हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 लेंगे, बिकॉज यही इसकी एक्सिस है, इसी के अगेन अगर वो रोटेट कर रहा है ना, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज 0। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, ये वाई के डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, जेड के डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स या डायटम की बात करेंगे, डायटॉमिक गैसेस की बात करेंगे ना, तो वहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री तो है ही है ट्रांसलेशन की, लेकिन रोटेशन के लिए हमारे पास सिर्फ 2 एक्सिस होगी। जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही उसका खुद का एक्सिस है ना, वो कंसिडर नहीं करी जाएगी, बाकी की 2 एक्सिस कंसिडर करी जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रांसलेशनल डिग्री क्या हो जाएगी, 3, दैट इज फिक्स, और रोटेशन की क्या हो जाएगा, 2। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 5। ओके, ट्राइएटॉमिक की बात करेंगे ना, तो हियर वी हैव 2 केसेस। ठीक है, एक होता है नॉन लीनियर, एक होता है लीनियर। फर्स्ट विल टेक नॉन लीनियर, और एक होता है लीनियर। लीनियर का मतलब CO2, इसके लिए क्या होता है, C होता है और ये O होता है, इस टाइप से CO2 होता है। नॉन लीनियर में फॉर एग्जाम्पल CH4, तो इसके अंदर क्या होता है, C होता है, ऐसे H होता है, ठीक है ना, H। तो ये नॉन लीनियर है, मतलब इसका स्ट्रक्चर की बात करिए, लीनियर स्ट्रक्चर है एक ही डायरेक्शन में, और ये नॉन लीनियर है। तो लीनियर के लिए क्या होगा, देखो 3 ये तो रहेगा ही रहेगा, +2 क्या हो जाएगा, मतलब सेम एज इट इज, इसका जैसा का जैसा होगा। अगर हमने वाइब्रेशनल डिग्री ले लिया ना, तो हायर टेम्परेचर तो 2 और ऐड हो जाएगी और वो 7 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग हायर टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, तो इन जनरल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और हम लोग जब नॉन लीनियर केस की बात करेंगे ना, तो यहाँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3 +
3, दैट इज 6। यहाँ पे हमारे पास 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलेगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। नॉन लीनियर और लीनियर के केस में, लीनियर के केस में वी हैव 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और नॉन लीनियर के केस में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हमने एफ से रिप्रेजेंट करा है। ओके अब इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं। एनर्जी हमने निकाली है आइडियल गैस के लिए, क्या होती है एनर्जी, एनर्जी है 3/2 nRT था ये हमारे पास। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि हम लोग किसी भी आइडियल गैस के लिए जो एनर्जी है ना, वो जितने भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है, मॉलिक्यूल के लिए, तो वो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये जो एनर्जी है ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मोनो एटमिक गैस लेते हैं, मोनो एटमिक गैस के अंदर वी हैव 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो कि ट्रांसलेशन होती है, तो f कितना होता है, 3 होता है। तो ये जो टोटल एनर्जी है ना, इन तीनों की तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगी, एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 nRT डिवाइडेड बाय 3। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में बराबर, तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ। इसको हम लोग f ले लेते हैं, ठीक है ना, हम लोग f यहाँ पे लिख देते हैं f nRT ताकि हमें ईजी हो जाए समझ में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ f nRT, ठीक है। ये हमारे पास किस में डिवाइड हो गया, 3 में डिवाइड हो गया, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए ना, उनमें जो एनर्जी होगी ना, जितनी भी एनर्जी, जितने भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। यही हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है। और किसके केस में, आइडियल गैस के ही केस में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ f nRT, f इज व्हाट, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फॉर एग्जाम्पल आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, दिस इज टोटल एनर्जी ना, टोटल एनर्जी निकालनी है ना, तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो ये हो जाएगा 5/2 nRT, और हमारे पास 3 है तो हो जाएगा 3/2 nRT, ठीक है। ये हमें देखना पड़ेगा कि कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो ये हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलता है। इसी से हमारे पास एक रिलेशन इंपॉर्टेंट वो भी निकलता है कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हमारे पास एक इक्वेशन थी Cp - Cv/R, ठीक है, और जो Cv होता है ना, वो क्या होता है, du/dt था, डेल्टा टी, और हमने है ना du की वैल्यू पिछले चैप्टर में निकाली जो था NCV, सॉरी यस NCV, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं करते, हमने du की वैल्यू अभी अभी निकाली, मैंने आपको बोला ना du क्या था, f/2 nRT, ये वैल्यू थी। आप लिखो यहाँ पे f/2 nRT, या फिर डेल्टा टी कर दो इसको, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, f/2 nR। ये हमारे पास वैल्यू आई थी किसकी, Cv की। उसी टाइप से अगर हम लोग Cp निकालेंगे ना, तो ये आ जाएगा 1 + f/2 nR, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एंड बिकॉज यहाँ पे n हो जाएगा, देखो, ठीक है, अगर हम लोग n मोल्स के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो n हो जाएगा। और गामा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, Cp/Cv, कैलकुलेट करो, Cp क्या हो जाएगा, 1 + f/2 f/2, nR से nR तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना, वो वैल्यू आएगी 1 + 2/f, एंड दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछ सकते हैं कि मोनो एटमिक गैस के लिए गामा, ये जो कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी होगी, मोनो एटमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था, 3, तो गामा इक्वल्स टू 1 + 2/3, यानी कितना हो जाएगा, 5/3, ये हमारे पास आ जाएगी मोनो एटमिक गैस के लिए। उसी टाइप से डायटमिक गैस के लिए 5 था, तो 1 + 2/5 हो जाएगा, ये 7/5 हो जाएगा। तो आप अलग अलग गैसेस के लिए वैल्यू निकाल सकते हो, इसीलिए ये टर्म इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में, कि अगर आपको Cp, Cv या गामा की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म में निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली टर्म आपको हो जानी चाहिए, अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप f की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकालिए वो सारी चीज़ पढ़ ली, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था वो भी सब पढ़ लिया। अब हम लोग एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ते हैं,
एक एक्स्ट्रा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज आइडियल गैस और रियल गैस। हम लोग स्टार्टिंग से बात करके आ रहे हैं आइडियल गैस और रियल गैस, ठीक है। तो सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमने पढ़ी, पीवी इक्वल्स टू या तो एनआरटी लिख दो या एक मॉल है तो आरटी। देखो ये कन्फ्यूजन, आप ऐसा कन्फ्यूज हो तो कहीं पे मैम ने एनआरटी लिखा कहीं पे आरटी लिख, अगर मैंने कहीं पे सिर्फ आरटी लिखा है ना तो मैंने मान लिया कि वहाँ पे एक ही मोल है किसी भी गैस का, ठीक है, तो वो मैंने कंसीडर कर लिया। मोर एक्यूरेट इज एनआरटी अगर आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो, अगर नहीं गिवन है तो यू कैन कंसीडर इट 1, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। सो वी हैव दिस इक्वेशन फॉर आइडियल गैस। अब हमारे पास कुछ, अभी तक हमने जितने भी प्रॉपर्टीज लॉस पढ़ी आइडियल गैस के लिए पढ़ा, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास आती है यहाँ पे आइडियल गैस के लिए, कि आइडियल गैस को वी कैन नॉट कन्वर्ट इनटू सम अदर टाइप ऑफ गैस, ठीक है। दो टाइप की गैस होती है ना, आइडियल गैस होती है एंड रियल गैसेस होती है। आइडियल गैस इज द गैस जो आइडियली एकदम फिट है, जो सारे लॉस को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है, परफेक्टली फॉलो कर रही है। तो इसको हम लोग किसी और गैस में चेंज नहीं कर सकते। आपको सॉरी वो चीज़ हम नहीं लेते, वो हायर क्लासेस की बात है, एक आई थी दिमाग में, बट लीव इट, ठीक है। तो आइडियल गैस को हम लोग किसी दूसरी गैस में चेंज नहीं कर सकते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसके लिए कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स नहीं है, देयर आर नो क्रिटिकल एलिमेंट्स। क्रिटिकल एलिमेंट्स का मतलब है यहाँ पे कोई क्रिटिकल, कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं कि इस वैल्यू से ऊपर या इस वैल्यू से नीचे हम लोग इसको किसी दूसरी गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज दैट क्रिटिकल वैल्यू, जो एक प्रॉपर जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है ना, कि इससे ज़्यादा होने पे ये नहीं हो सकता, इससे कम होने पे ये नहीं हो सकता है, वो आइडियल गैस के लिए पॉसिबल नहीं है, इसको हम लोग कहीं कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज आर नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल है, बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग फोर्सेज इनके बीच में नहीं होते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग। थर्ड टर्म है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैसेस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इसकी इंटरनल एनर्जी। जो रिलेशन हमें पता भी है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, आप लिखते हैं ना इसको, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। फोर्थ चीज़ आता है कि हमें पता है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट क्या रिलेशन होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी, ये होता है हीट का, सॉरी ये होता है हमारे पास डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस होता है, हाँ, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू या एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी क्यू होता है, ये रिलेशन हमारे पास होता है। तो अगर मैं ये रिलेशन निकालूँ और हमें पता है कि डेल्टा क्यू यानी एन सी वी डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा टी कर दो, तो टी से टी तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब जो स्पेसिफिक हीट रहेगी ना, स्पेसिफिक हीट दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर फ्री है, इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर पे, क्यों, बिकॉज ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाता है। एस जो स्पेसिफिक हीट होती है वो डी क्यू अपॉन डी टी होता है, और टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ बोल दो, कुछ इसकी डेफिनेशन के अंदर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इज इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है, ये हो गया आइडियल गैस, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम लोग रियल गैस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपकी बुक में तो रियल गैस नहीं है, लेकिन जेईई मेंस में थोड़ा बहुत इक्वेशन वगैरह का रह सकता है, इसलिए हम लोग हल्का सा पढ़ते हैं। ये हो गया रियल गैस। सबसे पहले रियल गैसेस क्या होती है, जो किसी लॉ को एग्जैक्टली फॉलो करती नहीं है। दूसरी, जैसे वहाँ पे एक इक्वेशन थी, इसके लिए भी एक इक्वेशन है, इक्वेशन इज P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू एन आर टी। राइट हैंड साइड वाली टर्म सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इट इज P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, ए इज प्रेशर करेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। व्हाट इज बी, बी इज वॉल्यूम करेक्शन कोफिशिएंट। देखो, अगर ये कॉफिशिएंट्स नहीं होता है ना, तो ये इक्वेशन वापस क्या बनती है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी बनती है, यानी रियल आइडियल गैस बनती है। लेकिन यहाँ पे कुछ करेक्शन है, जो ए की टर्म में और यहाँ पे बी की टर्म में, तो इसीलिए ये क्या बन गई, रियल गैस। इसीलिए हमने ए को बोला प्रेशर, बिकॉज ये प्रेशर में ऐड हो रहा है, तो प्रेशर करेक्शन कॉफिशिएंट हो गया, और बी वी में ऐड हो रहा है, तो वॉल्यूम करेक्शन कॉफिशिएंट हो गया।
इनकी क्या होती है, एक मैं इसको बहुत ही डायरेक्ट टर्म में थक गई, बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है इसलिए, तो हम लोग इसके क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन लिख सकते हैं जो एग्जाम में आ सकता है। देखो इसमें आप इतना डिटेल में मत जाओ ये कैसे आई, इसका बहुत ही लंबा चौड़ा डेरिवेशन होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, कहीं पूछने वाले भी नहीं आपको। इक्वेशन पूछ सकते हैं, मैंने लिखवा दी। इनकी वैल्यूज पूछ सकते हैं, करेक्शन कोएफिशिएंट की डायमेंशन कैसा है तो वो इंपॉर्टेंट है। तो ए का जो डायमेंशन होता है ना वो होता है -2, ठीक है। और बी का जो होता है वो होता है, ये होता है 030, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट, ये प्लस का 5 है ना, माइनस का नहीं है। तो ये इन दोनों के डायमेंशन होते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पे पूछ सकते हैं, आप याद रख लें, इनके डेरिवेशन के अंदर जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन हो गई, इक्वेशन में जो अलग टर्म्स आ रही है वो हमने बता दी क्या हो गई, ये हो गई। अब मैंने आपको बताया कि जिस टाइप से जो आइडियल गैस थी ना उसको अंदर कोई क्रिटिकल एलिमेंट्स नहीं थे, इसका मतलब उसको हम लोग किसी दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। बट रियल गैस को हम लोग दूसरे फॉर्म्स में चेंज कर सकते, इवन आइडियल गैस में भी चेंज कर सकते। कहाँ पे, एट हाई टेम्परेचर एंड एट लो प्रेशर। अगर ये कंडीशन है ना, द टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड द प्रेशर इज वेरी लो, इनकी भी एक फिक्स्ड वैल्यूज होती है, तो उसके ऊपर हम लोग रियल गैस को आइडियल गैस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाते हैं, दो क्रिटिकल एलिमेंट्स आ जाते हैं। क्रिटिकल एलिमेंट मतलब हायर टेम्परेचर है, इसका मतलब क्रिटिकल एलिमेंट होगा TC और ये प्रेशर होगा PC। मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यूज पर हम इनको दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ना, तो ये हमारा क्रिटिकल एलिमेंट हो गया एट प्रेशर जो मैक्सिमम प्रेशर होगा, बिकॉज हम लोग हायर टेम्परेचर की बात करें कि इस मैक्सिमम टेम्परेचर पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। लो प्रेशर तो इस मिनिमम प्रेशर पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो हायर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर, इसीलिए मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम प्रेशर क्या वैल्यू होती है, जो TC होता है ना वो होता है 8/27 A/RB 27, ये होती है हमारी TC की वैल्यू। और अगर मैं PC की वैल्यू बात करूँ यानी मिनिमम प्रेशर की, जो क्रिटिकल प्रेशर है, तो उसकी वैल्यू होती है A/27B², ये हमारे पास होती है। और उसी टाइप से आप VC की भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम के वो होता है 3B, ठीक है। B का मतलब ये हमारा जो वॉल्यूम करेक्शन कोएफिशिएंट है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, प्रेशर करेक्शन कोएफिशिएंट, और R क्या हमारा गैस कांस्टेंट। तो अब ये कहाँ से आया उसमें मत जाओ, इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अगर आप लोग पर्टिकुलरली JEE और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, देन दिस इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज CBSE में नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये वैल्यूज है हमारे पास, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर इज 8A/27 RB, क्रिटिकल प्रेशर इज A/27 B² एंड VC दैट इज वॉल्यूम करेक्शन दैट इज 3B। और इन तीनों की वैल्यूज हमें आ गई, ये है मैक्सिमम और ये है मिनिमम, बिकॉज हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम और इसकी वैल्यू मिनिमम है। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारे पास वैल्यूज हो गई। दूसरी बात हमने बोला था कि इंटरनल एनर्जी, जब हम लोग ने आइडियल गैस के बारे में बोला था ना, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, बट हियर इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स on both temperature and volume, इसका मतलब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है, बिकॉज हमने वॉल्यूम करेक्शन कोएफिशिएंट भी लगाया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैसेज डिपेंड्स ऑन व्हाट, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, देन ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, दैट इज टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। रियल गैसेस की इक्वेशन पढ़ ली, ये पढ़ ली। n मोल्स के लिए ना ये इक्वेशन नहीं होगी, एक 1 मोल के लिए, अगर n मोल के लिए निकालना है ना तो ये हो जाएगा AN² V - NB nRT, ये इक्वेशन होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार मैंने एग्जाम दिया था नेट का, ठीक है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता है या नहीं पता, CSI और नेट का एग्जाम होता है PhD के लिए, तो वहाँ पे एग्जाम दे, वहाँ पे क्वेश्चन आया था कि n मोल्स के लिए रियल गैस की इक्वेशन क्या होगी, तो ये हो जाएगा AN² V - NB = nRT, और अगर n को हटा दोगे ना तो ये 1 मोल के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अभी एक लास्ट छोटी सी टॉपिक रहता है वो हम लोग कर लेते हैं, विच इज़ मीन फ्री पाथ, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, वो हम लोग करा लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे।
टॉपिक है हमारा मीन फ्री पाथ, मीन फ्री। इसका डेरिवेशन मैं नहीं करवा रही। इसका डेरिवेशन कैसा है, जैसे हमने प्रेशर में पढ़ा था, आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे, इसलिए मैं नहीं करा रही। समझाने जैसा कुछ नहीं है उसके अंदर। आप बुक से एक बार पढ़ भी लोगे ना तो ईजिली हो जाएगा, नहीं होता है तो फिर बताना। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है उसके। मीन फ्री क्या होता है, हम मीन फ्री बात क्या होता है, कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, गैस की बात करें, गैस का मॉलिक्यूल ले लिया, इसका डायमीटर ले लो, दैट इज डी। ये किसी v वेलोसिटी से गैस के अंदर ट्रैवल कर रहा है, तो इसका फ्री पाथ कितना होगा, जितना फ्रीली वो उस पाथ में ट्रैवल कर सकता है उसकी एक वैल्यू होती है। जो फ्री पाथ की वैल्यू होगी ना, उसको हम लोग नॉर्मली, इसकी वैल्यू जो होती है ना वो होती है 1/πd²n। लेकिन हम लोग ने इसको एक्यूरेट करने के लिए एक करेक्शन टर्म आए, उस करेक्शन टर्म को यूज़ करके जो फाइनल फॉर्मूला बनाना वो बना लैम्डा। लैम्डा इज व्हाट, मीन फ्री पाथ। कितना हो जाएगा 1/√2। ये जो √2 है ना, ये करेक्शन आया था, और बाकी चीज़ सेम है, πd²n। n is what, n number of molecules, d is what, diameter of the molecule, pi and √2 is constant। जो मीन फ्री पाथ की वैल्यू आई है लैम्डा की, वो क्या है 1/√2 πd²n। बस इतना सा है, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसका डेरिवेशन कैसे, इसमें रिलैक्सेशन टाइम आएगा, टर्म आएगा, मल्टीपल होगा, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू मी तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना बुक में से। कहीं पे डिफिकल्टी होती है, कन्फ्यूजन होता है, आप मुझे पूछ लेना, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं और बन भी सकते हैं, और मैं करवाऊंगी भी। न्यूमेरिकल्स की आप टेंशन मत लेना कि यार न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे, होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और मेरी एनर्जी भी पूरी डाउन होती है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। देखो मैं वैसे ना लॉन्ग वीडियो बनाना इतना प्रेफर नहीं करती हूँ। द रीज़न इज़, आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि यार आप तो ना 1 शॉट वीडियो बना दो, लेकिन जैसे ही लंबा वीडियो अपलोड होता है ना, कोई नहीं देखता। अरे 2 घंटे का वीडियो कौन देखेगा, उसकी जगह 10 मिनट्स का वीडियो तो सब देखते, ठीक है। लेकिन मैंने उस पॉइंट को इग्नोर करके फिर भी 1 शॉट वीडियो डाला। द रीज़न इज़, दिस इज़ अ कम्प्लीटली थियोरेटिकल चैप्टर। आपने खुद में देखा कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ नहीं आ रही है। ईजी चीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज़ है, जो आपको रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको 1 शॉट में करवाया, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इसमें मैं ना 5 से 7 वीडियो बनाऊँ, एक एक टॉपिक को लेके बैठूँ, दैट इज़ नॉट वर्थ, ठीक है ना। इसलिए 1 शॉट में कराया। पढ़ लेना अच्छे से बुक्स में, आपके अगर ट्यूशन में या कोचिंग में चैप्टर हुआ है उधर से भी पढ़ लेना। कहीं पे डिफ़िकल्टी आती है किसी टॉपिक में, इवन मैंने पढ़ा है उसमें भी डिफ़िकल्ट आती है, कन्फ्यूज़न रहता है, देन डू लेट मी नो कमेंट्स में। तो मैं वो जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी क्वेरीज होगी, वो रिजॉल्व कर दूँगी। अगर मुझसे नहीं हुआ तब देखेंगे, बट आई ट्राई कि जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकें। एंड चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हमारे पास सिर्फ एक चैप्टर बचता है, दैट इज़ वेव्स एंड ऑसिलेशन, जो हम लोग 1 शॉट में नहीं कराने वाले। तो प्लीज़ कोई बोलना भी मत, मैं अच्छे से कराने वाली हूँ, मेरी इच्छा है तो मैं करवाऊँगी, ठीक है। तो हम लोग उसको अच्छे से करेंगे और यहाँ पे हम लोग चैप्टर ख़त्म करते हैं। मेरी एनर्जी कम्प्लीटली डाउन हो चुकी है, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो अभी हम लोग रैप अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।